अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपका जो है 12th क्लास हिस्ट्री लेसन फोर्थ पार्ट 4.1 इसकी स्टडी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा फोर्थ लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह। तो आज हम जो लेसन देखने वाले हैं हमारे फोर्थ लेसन है, तो इसका नाम है नौ आबादियात और मराठे। और इसमें हमको जो पॉइंट मुताला करना है वो है 4.1 जो रहेगा मराठी हुकूमत की नौ आबादियात मुखालिफ पॉलिसी। और उसी के अंडर बाकी के पॉइंट है पुर्तगाली मराठे, डच मराठे, फ्रांसीसी मराठे, अंग्रेज मराठे, सिद्दी मराठे, अफ़गान मराठे। यानी ये अलग अलग जो हुकूमतें हैं उनके साथ मराठों ने किस तरह से ताल्लुक़ात रखे, किस तरह मुज़ाहमत की, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो इसमें देखिए कि कैसा था। हमने लास्ट लेसन में देखा था कि भारत में यूरोपीय नौ आबादियात ने किस तरह से तोसी की थी, यानी कि ये लोग किस तरह अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम कर रहे थे, इस हुकूमत को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे। तो इसकी हमने मालूमात ली। तो अब इस लेसन में हमने ये देखना है कि ये सब चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज जो हैं इन्होंने इसमें के जो इन लोगों के पोशीदा मकासद है, ये लोग जो आए थे गैर मुल्की तिजारत के गर्ज से आए थे, ठीक है। लेकिन इनके पीछे का अब इनका मकसद क्या हो गया था? नौ आबादियात कायम करना। ये एक इनका पीछे छुपा हुआ मकसद था, जो शिवाजी महाराज जैसे दूर अंदेश इंसान ने, हुक्मरान ने पहचान लिया, ठीक है। मतलब जिन लोगों में रहती है ना दूर अंदेशी, तो वो लोग कैसा रहते हैं, जो समझदार, जो ज़्यादा क्या कहेंगे देखने वाले समझने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने उनमें भी ये काबिलियतें थी कि उनमें उन्होंने ये समझ लिया था कि ये लोग जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ हुकुम तिजारत के लिए नहीं, बल्कि इनका आगे और भी इससे बड़ा मकसद है, और वो है हुकूमत कायम करना। तो इसे वक्त रहते रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिए थे, मराठों ने मज़ाहमत की इब्तिदा कर दिए थे। और इसके लिए शिवाजी महाराज ने अपनी जो है बहरी फौज इसको अच्छे से बनाया, बढ़ाया और आबी किले तामीर किए। यानी दुश्मन से जब मुकाबला करना है तो अपने पास भी उसके बराबरी की चीज़ें होना, उससे ज़्यादा उससे मुकाबला करने वाली फ़ौज रहना, ये ज़रूरी है। ये शिवाजी ने समझ लिया था, और उन्होंने वक्त आने से पहले यानी जंग स्टार्ट हो उससे पहले ही ये इक़दामात कर लिए थे। ये दूरअंदेश हुक्मरान की, दूरअंदेश बादशाह की ये काबिलियत होती है, ठीक है। ये एक चीज़ उन्होंने की है। उसके बाद सेकंड चीज़ शिवाजी ने ये की है कि अंग्रेज़ों के नमक का कारोबार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी नमक पर टैक्स आयद कर दिया, ठीक है। जब टैक्स लगा दिए बोले तो थोड़ा सा उन लोगों को हार्ड होता है, माशी तौर पर नुकसान होता है। तो फ़ौज भी तैयार कर लिए और माशी तौर पर उनको परेशान करने की भी इब्तिदा कर दिए। उसके साथ साथ आगे जाकर जो है संभाजी, शिवाजी महाराज ने तो ये तमाम कोशिशें की ही। उन्होंने तो मुज़ाहमत की इब्तिदा कर ही दिए, साथ ही साथ संभाजी ने भी एक शदीद मुकाबला किया, उनकी सख्त पुर्तगीज़ों की मुखालिफत की। और ख़ास करके चिमाजी अप्पा, ये तो वसई के मुकाम पर पुर्तगालियों को इन्होंने एक शिकस्त दी थी, ठीक है। तो इस तरह से भारत में गैर मुल्की इख्तिदार को शिकस्त देने वाली वाहिद हुकूमत जो थी वो मराठाओं की ही हुकूमत थी। तो ये तमाम चीज़ें मतलब इस तरह से हमारे पास के हालात हो गए थे, पुर्तगीज़ों के साथ हो रहे थे। अब हमारा जो 4.1 है कि मराठी हुकूमत की नौ आबादियात मुखालिफ पॉलिसी क्या रही है। तो अब ये जितने भी आए हमारे पास, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज़ हो, ये सब आए किस बहाने से थे? तिजारत के, ठीक है। लेकिन इनका ये जो सफ़र था, ये कैसा सफ़र रहा? आगे जाकर तराजू, तलवार, तख्त, यानी आए तिजारत की गर्ज से, फिर तलवार के ज़ोर पर उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को डराया, धमकाया और मुख्तलिफ जगहों पर काबिज हुए। और फिर उन्होंने क्या हासिल कर लिया? तख्त, ठीक है। इस तरह का ये गैर मुल्कियों का सफ़र रहा था। और इनमें ये जितने भी गैर मुल्की आए हैं उनमें सबसे पहले जो आने वाले हैं वो है पुर्तगाली। और मराठी जितने भी दस्तावेज़ात हैं उनमें इन पुर्तगालियों का जिक्र फिरंगी के तौर पर आया है। और उनके जो अंडर जो इलाका होता था उसको फरिंगिस्तान कहा जाता था, ठीक है। और फ़रंग के मायने क्या है? पुर्तगालियों के ज़रिए बनाई गई तलवार। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जितने भी यूरोपीय लोग थे सभी को फिरंगी कहा जाने लगा। जैसे आप टीवी सीरियल, फिल्मों में जो रहते हैं क्या कहेंगे, देशभक्ति की फिल्में वगैरह, तो उसमें देखे होंगे अंग्रेज़ों को फिरंगी कहते, फिरंगी, ये फिरंगी है।
تو اس طرح یہ نام پہلے کس کو پڑا؟ سب سے پہلے پرتگالی آئے ان کو پڑا، اور ان کے بعد یہ سبھی یورپین ممالک کے لوگوں کو پڑ گیا. تو اس طرح سے پرتگالیوں کا آنا رہا تھا. تو اب یہ جو ان کے حالات تھے، جو ان کے جو چھپے مقاصد تھے، جس طرح ہم نے کہا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج نے ان کو سمجھ لیے تھے. اور یہ سمجھے یہ کس پر سے کہا گیا ہے؟ یعنی کہ ہم یہ لوگ کہہ رہے ہیں آج کے کہ انہوں نے پہچانا، تو یہ تاریخ دانوں نے کس پر سے یہ بات رکھی ہے؟ یہ اس سے کہ انہوں نے جو حکم نامے اپنے جو ہے ماتحت جو تھے، یا الگ الگ جو ان کے متعلق انہوں نے جو حکم نامے لکھے ہیں ان کو، تو اس میں ان یورپی تاجروں اور بیوپاریوں سے متعلق ان میں جو معلومات دی ہے، جو کچھ کہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیواجی مہاراج کس نظریے سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے مقصد کو کیسے انہوں نے پہچان لیا تھا. تو یہ جو اس میں ہے ان کے لیٹرز وغیرہ کے، اس کا تھوڑی سی ایک کاپی دی گئی ہے. تو اس میں جو ہے مین چیز دیکھیے کہ ان کے علاقوں پر حکومت کرنے کی خواہش بھی ان کے دلوں میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انہوں نے کہا ہے شیواجی مہاراج نے. پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپی تاجر بہت ضدی ہے اور ارادوں کے پکے ہوتے ہیں. وقت آ جائے تو انہیں موت قبول ہوگی، لیکن یہ جگہ سے دستبردار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہم نے یہ حالات یہی رہے. انگریزوں نے کیا کیا ہمارے پاس؟ وہ لوگ قابض ہو گئے، اور ایسے قابض ہو گئے کہ انہوں جنگ بھی کیے، مرے بھی، لیکن یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا شیواجی مہاراج نے کہ ہمیں یہ تو سب سمجھ بھی گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا تھا کہ ہمیں اپنے بھی فوجی تعمیر اچھی رہنا چاہیے، بحری بیڑے رہنا چاہیے، تاکہ وقت آنے پر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اب یہ ہوا یہ شیواجی مہاراج نے جو کہا. پھر اس کے بعد جو ہے پرتگالیوں کے جو ہے انہوں نے قلعے بھی باندھ لیے تھے اپنے الگ الگ جگہ پر. کہاں پر باندھے تھے انہوں نے؟ دیو، دمن، چیل جیسے مقامات پر پرتگالیوں نے برج والے قلعے واقع کیے تھے. اور باردیش کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا. باردیش کا علاقہ کہاں پر ہے؟ تو یہ گوا کے شمال حصے میں واقع ہے، اور موجودہ گوا ریاست جو ہے اس میں اسی نام کا ایک تعلقہ آج بھی موجود ہے. تو یہاں پر کیا کرے انہوں نے؟ یہ جو باردیش کا علاقہ ہے تو یہ الگ الگ جو قلعے تعمیر کیے تھے پرتگالیوں نے دیو، دمن، بسئی، کرنجا وغیرہ پر، تو اس سے ان کا باردیش کا علاقہ محفوظ ہو گیا تھا. اور سیکنڈ چیز یہ تھی کہ ان کا ہے نا تمام جو اسلحہ ہے، ہتھیار، دارو گورا جو بھی رہتا ہے، تو وہ کہاں پر رکھے تھے انہوں نے؟ پنویل پہ. تو اس طرح دیکھو پرتگالی آئے ہیں ہمارے پاس تجارت کے غرض سے، لیکن ان کی دیکھیے یہ تمام کوششیں، یعنی قلعے بھی تعمیر کر لیے، ایک باردیش کا علاقہ بھی ان کے قبضے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مین چیز رہتی ہے حکومت کے لیے ہتھیار وغیرہ، تو وہ بھی انہوں نے پنویل کے مقام پر رکھ دیے تھے. اب اگر ان کے تعلقات اگر ہم دیکھیں گے اب مراٹھا کے اور کیا کہیں گے اپنے پرتگالیوں کے، تو ابتدا سے ان کے تعلقات ہیں نا لچکدار سیاسی پالیسی رہی. اب یہ تعلقات دیکھیے بہت انٹرسٹنگ رہے. یہ یہاں سے آپ جب پڑھیں گے نا تو بہت انٹرسٹنگ ہے، جیسے وہ پورا بولتے ہیں نا آپ لوگوں کو ایکشن ڈرامہ جو پسند آتا ہے، تو وہ سب چیزیں یہاں پر ہے. تو اب یہ لچکدار کیسے تھے؟ تو کلیان اور جو بھیونڈی کا علاقہ ہے، تو اب یہ کانٹیکٹ میں کیسا ہے شیواجی مہاراج پرتگالیوں کے؟ تو کلیان اور بھیونڈی کا جو علاقہ ہے شیواجی مہاراج کے قبضے میں آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا کانٹیکٹ آیا پرتگالیوں سے. تو اس وقت پرتگالی کچھ ان سے اتنا ڈرے نہیں تھے، ان کو ان سے کچھ یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ ہے. لیکن آگے جا کر شیواجی مہاراج نے کیا کیے؟ اپنا ذاتی بحری بیڑا تیار کر دی. بحری بیڑا یعنی کہ سمندر میں جو جہاز ہوتے ہیں جس میں فوج بھی ہوتی ہے، ہتھیار وغیرہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ شیواجی مہاراج نے اپنا ذاتی تیار کر لی. اب یہاں پر پرتگالی چوکنے ہو گئے. اب انہیں لگا کہ ارے ہاں یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. اور آگے کے وقت میں تو مراٹھوں نے ان کو ہے نا بہت زیادہ ناک میں ان کے دم کیا تھا. تو یہ اس طرح کانٹیکٹ میں آئے. ٹھیک ہے، تو اب شروعات میں ان کے جو تعلقات تھے تو اس میں کیسا تھا کہ کبھی پرتگالیوں کو شیواجی مہاراج نے مدد کی، کبھی شیواجی مہاراج کو پرتگالیوں نے مدد کی. تو کبھی کشیدہ تعلقات، کبھی اچھے سے تعلقات، ایسا ان کا چلتا رہا. تو اب مدد دیکھو، شیواجی کی ٹیکنالوجی میں ابتدا میں مدد کیے گئی تھی، پرتگالیوں نے کرے تھے ٹیکنالوجی میں، کیونکہ وہ لوگ فارن کنٹریز کے ان کو زیادہ نالج تھا، انہوں نے کیے یہاں پر. لیکن بعد میں سے ہے نا گوا کا جو وائسرائے ہے اس نے یہ مدد پر پابندی عائد کر دی. تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد دیکھو اب ان کی مخالفت کس طرح سے پرتگالیوں نے. تو اب 1665 کی بات ہے کہ مراٹھوں کا ایک بحری بیڑا تھا. ٹھیک ہے، وہ سمندر کی علاقے سے گزر رہا تھا، اور جو علاقہ تھا سمندر کا وہ کرناٹک سائڈ کا تھا. تو ان کے 13 جہازوں کو، شیواجی مہاراج کے 13 جہازوں کو پرتگالیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو مخالفت والی چیز ہو گئی نا. لیکن مراٹھوں کی بھی دھاک تھی، ڈر تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پرتگالیوں نے وہ جہاز چھوڑ دی، پہلے پکڑے پھر چھوڑ دی.
अब आगे जाकर देखो फिर क्या हुआ था कि सूरत का हमला शिवाजी महाराज का, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, बहुत पॉपुलर है। तो ये सूरत पर शिवाजी महाराज ने हमला किया था। और शिवाजी वहां से सूरत से जब वापस हो रहे थे स्वराज्य की तरफ, तो रास्ते में पुर्तगालियों का इलाका था। तो अब चाहे तो पुर्तगाली उन पर हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं, बल्कि उनको कुछ नहीं कहा, बहिफाजत वो वहां से अपने इलाके में चले गए, यानी कि फेवर। फिर इसके बाद जो है 1666 की ही बात है कि आदिल शाह की हुकूमत थी, उनके कब्जे में एक फोंडा किला था। तो ये किले को आदिल शाह और शिवाजी के भी बहुत ज़्यादा कशीदा मराठों के ताल्लुकात रहे हैं, ठीक है। तो ये फोंडा का किला जो था आदिल शाही हुकूमत का, वहाँ पर मुहासिरा किया मराठों ने। लेकिन अब वहाँ पर ये पुर्तगाली जो है, तो फोंडा किले के जो किलेदार है, जो मेन होता है, उसको इसलाह और बारूद देकर उसकी मदद की। ठीक है, हो गया ना शिवाजी के खिलाफ। तो इस तरह फिर इसी तरह से शिवाजी महाराज के हुक्म पर ही दाभोल जो एक मुकाम था, वहाँ पर पुर्तगीजों को गोदाम बांधने की, तामीर करने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद देखिए इधर 1669 में सिद्धियों के ताबे में एक था दंडा राजापुरी का इलाका। तो वो उसका जो है शिवाजी ने है ना उसका मुहासिरा किया। तो उस वक्त भी पुर्तगालियों ने सिद्धियों की मदद की, जिस तरह से आदिल शाही में की थी उसी तरह से सिद्धियों में शिवाजी के खिलाफ जाकर। तो इस तरह ये लचकदार ताल्लुकात है, लचकदार यानी फ्लेक्सिबल, कभी है ना वक्त के हिसाब से कभी इधर साइड कभी उस तरह। तो इनके जो ताल्लुकात रहे हैं शिवाजी महाराज और, तो एकदम शिद्दत वाली भी नहीं और एकदम बिल्कुल नफरत बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल कशीदगी है ही नहीं, ऐसे भी नहीं। तो ये इस तरह के ताल्लुकात रहे। अब ऐसे ही ये जब सब कुछ जो चल रहा था, इसी में क्या हुआ था कि जो पुर्तगालियों की जो मजहबी पॉलिसी थी, जो उनकी तब्दीली के लिए उन्होंने, मतलब कि उनका अगर मजहब कबूल करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे साजगार कानून बना के रख दिए। यानी कि अगर उनका मजहब कबूल कर लिए मुकामी लोगों ने तो उनको जॉब मिलता था या तरक्की दी जाती थी, इस तरह से। और दिगर मज़ाहिब के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो मुकामी लोग थे उनमें बेचैनी फैल गई। ठीक है, वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गए। तो ऐसी सूरत हाल के पस मंज़र शिवाजी महाराज ने क्या किए थे, 1667 में बारदेश पर हमला किया था। ठीक है, बारदेश जो था पुर्तगालियों के कब्जे में का जो इलाका है, वहाँ पर हमला किया। और उसमें जो बारदेश पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन वहाँ पर शिवाजी महाराज का जो ग्रैंड वेलकम किया गया, वहाँ के लोग, मुकामी लोगों ने शिवाजी महाराज का बहुत दिल से इस्तकबाल किया। तो इस तरह से आदिल शाही और पुर्तगीज़ों के और मराठों के ताल्लुकात ऐसा कभी कभी कशीदगी वाले और कभी कभी अमन वाले नज़र आते हैं। अब आगे जाकर देखो क्या हुआ था। आदिल शाही मराठा जंगों में पुर्तगाली अपने इस्तेकाम की वजह से आदिल शाही हुकूमत की मदद करते थे। तो अब ये तमाम, मतलब ये हालात चल रहे थे, कभी आदिल शाही की मदद करना, कभी इधर है तो मराठों को भी फेवर देना। और ऐसे ही हालत में क्या हुआ था, पुर्तगालियों का एक वकील, यानी कि इनमें अच्छे ताल्लुकात होना, जंग वगैरह नहीं होना, इसलिए गोंसालो मार्तेस रायगढ़ के किले पर शिवाजी से मिलकर गया और दोनों में लड़ाई ना हो इसके लिए उसने कोशिश की। लेकिन ये तो उन्होंने आकर मिलकर गया, लेकिन जैसे ही वो गया, बाद में से क्या किया था शिवाजी महाराज ने, गोवा से पुर्तगालियों को निकालने के लिए अपनी फौज के जो है उनको है ना एक टुकड़ी टुकड़ी करके एकदम सबको भेज देते, तो पुर्तगीजों की नज़र में आते। तो थोड़े थोड़े करके लोगों को उन्होंने अपने गोवा रवाना किया और ये तय किया कि एक फौजियों की अच्छी तादाद जब जमा हो जाएगी तो अचानक से सडन बगावत कर दी जाएंगी, बगावत कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, अचानक होगी तो पुर्तगालियों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा और उनको जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पर आ गया टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पुर्तगाली वायसराय को इसकी खबर मिल गई। वो रहते हैं ना, कोई कोई मुखबिर रहते हैं, देखो बीच में से ना इधर की खबर उधर खबर देने वाले, ऐसे ही कोई होगा जो उसने वहां पर बोल दिया। तो इस तरह से जैसी इसकी वो खबर मिल गई उन लोगों को, वो अलर्ट हो गए और ये मुहिम जो थी वो नाकाम हो गई। ठीक है, तो इसके बाद जो रहा, 10 फरवरी को 1670 में मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। तो अब ये मुआहदा क्या था और उसमें क्या शराइत थे और उसके बाद क्या हालात रहे पुर्तगीज़ और मराठा के ताल्लुकात के, तो अब ये तमाम चीज़ों का आपको तजस्सुस होगा। तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
تو چلیے پھر اس کے بعد کا آج کا تو اب الحمدللہ سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح پرتگیز اور مراٹھا کے تعلقات رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.